गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिखा शर्मा। और इस सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि हर केमिस्ट्री के पेपर में दो सेक्शन होते हैं, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कंटेन करता है वो करता है एल्कीन्स, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। और सेक्शन बी में है आपके पास डाइन्स एंड एल्काइंस, एंड सेकेंड टॉपिक इज एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद एल्कीन्स। तो आप सबको पता है कि एल्कीन्स होता क्या है। एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो कोई भी हो सकते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट वी हैव मेंशन्ड हियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो मतलब CnH2n फॉर्मूला होना चाहिए, मीन्स एल्कीन्स में डबल बॉन्ड ही होंगे आपके पास, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या है आपके पास, वो एल्कीन है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हम इथाइलिनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं और ओलेफिनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स। एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी बोला जाता है। अब ओलेफिन्स बोला क्यों जाता है, क्या रीज़न है ओलेफिन्स बोलने का। ओलेफिन्स मीन्स ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है, मीन्स कुछ भी ऑयली जैसे, ठीक है। तो अब आपके पास एल्कीन है, सबसे मतलब फर्स्ट जो एल्कीन का कंपाउंड है जो कि मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास इथीन, ठीक है। जब हमने इथीन को रिएक्ट कराया विद Cl2 तो हमें एक नया कंपाउंड मिला, दैट इज C2H4Cl2, एंड दैट इज जस्ट लाइक अ ऑयली लिक्विड। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि जब हमारे पास एल्कीन है, मतलब इथीन ले रहे हैं हम, तो उसकी रिएक्शन करा रहे हैं विद Cl2 तो हमें एक ऑयली लिक्विड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम इथीन को हमने बोल दिया ओलेफिएंट गैस, मींस ऑयल फॉर्मिंग गैस। तो ऐसे ही एल्कीन, और जो एल्कीन है वो बने किससे हैं, इथीन की यूनिट से, इसलिए सबको क्या बोला गया है, ओलेफिनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोला ओलेफिनिक बॉन्ड, और इन सबको क्या बोला है, एल्कीन्स को ओलेफिन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, बट जब तक हमें स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पता नहीं होगा तो हम कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एल्कीन आपको पता है एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ले लेते हैं, दैट इज इथीन। तो हमारे पास इथीन में क्या है, दो कार्बन्स और 4 हाइड्रोजन्स। दो कार्बन्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और हाइड्रोजन्स जो है वो कार्बन से अटैच्ड है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अब आपको पता है कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड्स जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के साथ, विद किसके साथ होगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 1 2 3, मतलब तीनों के 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। और थर्ड वाला जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो नेक्स्ट कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जो कि कैसे फॉर्म हुए हैं, 4 सिग्मा। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, इथीन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4। देखो अगर आप एक कार्बन को कंसिडर करते हो, एक कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, इधर भी 1 2 एंड 3। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इथीन में, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन एस कैसे फॉर्म हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड by overlapping of sp2 hybrid orbital of carbon and 1s of the hydrogen। ये 1s के साथ sp2 जब हाइब्रिडाइज किया तब हमारे पास क्या बने, 4 सिग्मा बॉन्ड, एंड फिफ्थ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 hybridized orbital of each carbon atom, ठीक है। now one pi bond is present here। अब वो पाई बॉन्ड कैसे बनता है,
देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अभी भी एक p ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ साइडवे ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। तो आपको भी पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, साइडवे ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दिस इज साइडवे ओवरलैपिंग, and due to this sideway overlapping there is a electron cloud above the plane and below the plane, ठीक है। now next, overall structure कैसा हुआ, flat structure in which p unhybridized orbitals are perpendicular to that फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके पास p ऑर्बिटल्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और ये सारे एटम्स क्या हैं, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। Now nomenclature of alkene, as you have already studied, nomenclature of alkene में क्या होता है आपके पास, कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग, यही दो नेमिंग होती है हमारे पास। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नेमिंग कैसे होती है और IUPAC नेमिंग कैसे होती है, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग, जब भी आप कॉमन नेमिंग एल्कीन की करते हो तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, आइलीन, क्या लगाते हैं, आइलीन, ये हमारे पास क्या है, आइलीन, ठीक है। अगर आपके पास क्या होती है कॉमन नेमिंग, अगर आपके पास IUPAC नेमिंग होती है तो हम क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं पीछे एल्क के साथ, मतलब एल्कीन, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है कि कॉमन नेमिंग में हम अल्फा बीटा गामा टर्म्स यूज़ करते हैं और IUPAC नेमिंग में हम 1 2 3 टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपलेस्ट एक एग्जाम्पल है एल्कीन का, तो अगर आपने इसकी कॉमन नेमिंग करनी है तो कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन। कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, इथाइलिन, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बोला एल्काइलिन, एल्काइलिन में क्या करोगे आप, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करोगे, इधर कार्बन्स कितने हैं, 2 कार्बन, तो मैंने क्या लिख दिया, इथ, और पीछे क्या लगा दिया, आइलीन, ठीक है। तो सफिक्स आपने यूज़ करना है आइलीन, और IUPAC नेमिंग में आपने सफिक्स यूज़ करना है ईन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इथीन, तो ये हमारे पास क्या होगी, IUPAC नेमिंग। सिमिलरली अब आपके पास ये एल्कीन है, ठीक है। कॉमन नेमिंग में आप क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 2 3 कार्बन मीन्स प्रॉप, और सफिक्स क्या लगेगा, आइलीन, तो प्रोपाइलीन, इसकी कॉमन नेमिंग क्या हुई हमारे पास, प्रोपाइलीन, ठीक है। अब आपने करनी है IUPAC नेमिंग। जब IUPAC नेमिंग करनी होती है तो देखो वैसे तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बस आपने ये देखना है कि किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने प्रेफरेंस देनी है, उस पर कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 एंड 3, ठीक है। ताकि अब देखो यहाँ से नंबरिंग की तो 1 किस पर आया, डबली बॉन्डेड कार्बन पर, अगर आप नंबरिंग यहाँ से कर देते तो 1 किस पर आता, इधर, और डबली बॉन्डेड पे क्या आता, 2, तो इसलिए प्रेफरेंस कहाँ से देंगे, यहाँ से। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रॉप 1 इन या फिर 1 प्रोपीन, प्रॉप 1 इन या फिर 1 प्रोपीन, या फिर आप नॉर्मली इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल ही एल्कीन है, 1 पर जब आता है हम उसे डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख देते हैं, 1 पर जब डबल बॉन्ड लगाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास 4 कार्बन आ गए, 4 कार्बन के अकॉर्डिंग कॉमन नेमिंग क्या होगी, ब्यूट, और इसको हम क्या लिख देंगे, सफिक्स क्या लग जाएगा, आइलीन, तो ब्यूटाइलीन, ठीक है। अब IUPAC करनी है तो कम नंबर डबली बॉन्डेड पर आना चाहिए, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो गया, 1 ब्यूटीन या फिर ब्यूटवानीन, और ब्यूटवानीन या फिर ब्यूटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, IUPAC एंड कॉमन नेमिंग। अब आपके पास आता है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे अगर आप IUPAC देखोगे तो चाहे यहाँ से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, चाहे यहाँ से दे दो 1 2 3 4, सेकेंड वाले कार्बन पर ही क्या आ रहा है आपके पास, डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर IUPAC नेमिंग क्या होगी, ब्यूट 2 इन
ये हमारे पास क्या होगी, IUPAC नेमिंग ब्यूट टू इन। इधर अब आपने कॉमन नेमिंग पे ध्यान देना है। देखो ज़रा, जो जिस पर डबल बॉन्ड आपको मतलब ऐसे नंबर नेमिंग करनी है हमने, और मैंने बोला था कि आपने कॉमन नेमिंग में अल्फ़ा बीटा गामा टर्म्स यूज़ करनी है। तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो किसके साथ डबल बॉन्ड है, अल्फ़ा पे, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इधर किस पे है, बीटा पर, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, तो कंपैरिजन में ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इधर आ जाते हैं। आपको पता है कि कोई अगर आपके पास इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब इस तरह का ग्रुप हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। कैसा ग्रुप है ये, आइसो। तो अगर आप इसकी कॉमन नेमिंग करोगे तो एक एक्सट्रीम एंड पर, एक एंड पर एल्कीन होगा, दूसरे एक्सट्रीम एंड पर क्या होगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो आइसो होता है। ठीक है, किसी को भी आइसो नहीं मानना, ये एक एक्सट्रीम एंड पर होगा, दूसरे एक्सट्रीम पर एल्कीन होगा। तो यहाँ पर एक साइड एल्कीन है, दूसरी साइड क्या है, ये है, तो आइसो तो इसकी वजह से आ गया। टोटल कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4। जब आप कॉमन नेमिंग करते हो तो टोटल कार्बन्स काउंट करते हो। आइसो इस ग्रुप की वजह से टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटाइलिन एल्कीन की वजह से, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या है, आइसो ब्यूटाइलिन। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कॉमन नेमिंग। अगर अब आपने इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, इसकी IUPAC नेमिंग में हमें क्या देखना है, नंबरिंग, सेम नंबरिंग करनी है। अब आपने डबली बॉन्डेड कार्बन को प्रेफरेंस देनी है, कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कितने पर, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट, अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन गई हमारे पास। ठीक है, जो बाहर रह गया वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर है, देखो 2 पर, तो पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे, फिर 2 जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखेंगे। 2 पर है, मिथाइल है, फिर कितने कार्बन है मेन चेन में, 3 की वजह से प्रॉप कौन सी पोजीशन पर है, 1 पर, तो प्रॉप 1 इन, या फिर प्रोपीन भी लिख सकते हो आप, तो 2 मिथाइल प्रोपीन या 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास ये है, कितने कार्बन है, 5। तो कॉमन नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, कॉमन नेमिंग क्या होगी, पेंटाइलिन। और IUPAC नेमिंग क्या हो गई, कॉमन तो होगी पेंटाइलिन। IUPAC क्या होगी, IUPAC होगी हमारे पास पेंट 1 इन। तो ये हमारे पास क्या होगी, IUPAC। अब हमारे पास आता है एक नया कंपाउंड। ठीक है, अब आपने देखो, मैंने आपको बोला कि इस तरह के ग्रुप को, किस तरह के ग्रुप को हम आइसो बोलते हैं, इस तरह के, अगर वो एक्सट्रीम एंड पर प्रेजेंट है तो ये, और दूसरे एक्सट्रीम पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, एक पर एंड पर ये ग्रुप है, दूसरे एंड पर एल्कीन है, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी, पहले टोटल कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, आइसो हेक्साइलिन। आइसो तो उसकी वजह से आ गया, तो आइसो हेक्साइलिन, तो कॉमन नेमिंग तो ये होगी। बट अब आपने क्या करनी है, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, जिस कार्बन पर कम नंबर है। कम नंबर किधर है, इधर की, सॉरी, डबली बॉन्डेड कार्बन पर कम नंबर आना चाहिए, तो इधर कम ही आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूएंट पर कम नहीं आना चाहिए, डबली बॉन्डेड पर। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, नंबरिंग भी दे दी हमने। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पर, तो आप पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे 4 मिथाइल, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथ वाला, एक कार्बन वाला, और जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आइल बन के लिखा जाता है। तो 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंट, कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 पर, पेंट 1 इन। तो ये है हमारे पास
IUPAC नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है वहाँ पर हम सिर्फ स्टडी करते हैं IUPAC नेमिंग, उसके लिए हम कॉमन नेमिंग स्टडी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, अगर मैं इधर चलती हूँ 1 2 3 4, तो इधर 4 ही कार्बन्स हैं। अगर मैं इधर की साइड मूव करती हूँ 1 2 3 4 5, तो किसको मेन मानूं? जिसमें लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें ज़्यादा कार्बन है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा कार्बन में दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंसीडर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको मान लोगे 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? ये वाली चेन हमारी क्या है? ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे दोगे? नंबरिंग ऐसे ही देंगे 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग ऐसी ही होगी। अब देखो सब चेन से बाहर कौन है? एक ग्रुप, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन है, तो वो हमारा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथ। और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या बोलोगे? इथाइल। ठीक है, अब कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है? सेकंड पर। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखा जाएगा 2 इथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 5। 2 इथाइल पेंट, कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? 1 पर। 2 इथाइल पेंट 1 इन। तो ये हमारे पास हो गया 2 इथाइल पेंट 1 इन। ये तो है कि अगर हमारे पास कैसे सब्स्टिट्यूएंट है? सिंपल और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, नाउ व्हेन 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, अब देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट आगे, दोनों कैसे हैं? डिफरेंट। तो हमने कैसे अरेंज करना है उनको? अल्फ़ाबेटिकली। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ही देखनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं एक बार। ये कार्बन्स इंक्लूड होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या तो फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट आपने डबली बॉन्डेड कार्बन्स को इंक्लूड करना है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 2 पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ से भी 6 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6। तो आपने मेन किसको कंसीडर करना है? आपने मेन उसको कंसीडर करना है जिसमें आपके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मेन करते हो 1 2, अगर इसको मैं लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, मान लो इसको मैंने लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए? 2। बट अगर आप इसको लॉन्गेस्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आए यहाँ पर? वो एक ही आया। तो इसलिए मैंने किसको लॉन्गेस्ट सिलेक्ट किया? इसको। ठीक है, अब आपके पास आपने करनी है नंबरिंग। मैंने पहले ही बोला कि नंबरिंग में जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके पास कम नंबर आना चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो हमें नेमिंग कैसे देनी है? एक पे तो इथाइल है, एक पे मिथाइल है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो पहले वो लिखेंगे जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली। तो इथाइल मिथाइल में से कौन पहले आता है? ई पहले आता है, और वो कौन सी पोजीशन पर है? 4 पर। तो नेमिंग क्या होगी? 4 इथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल। 4 इथाइल 5 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 6 की। या तो आप लिख सकते हो हेक्स 1 इन, या फिर लिख सकते हो 1 हेक्सीन, या फिर सिंपल लिख सकते हो हेक्सीन। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ठीक है, बट अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा बार हो, तब क्या करना है? देखो रूल सेम है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, यही होएगी या फिर ये होएगी। ठीक है, तो किसी को भी कर लो, इसको कर लो बेशक 1 2 3 4 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट सेम रहेंगे। यहाँ पर CH2 CH3 बचेगा, CH3 CH3 बचेगा। चाहे इसको कर लो 1 2 3 4 5 6 7, CH2 CH3 बचेगा, दोनों जगह CH3 बचेंगे और सेम पोजीशन है जिस पर CH2 CH3 आएगा। तो मैं लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ इसको, जो सबसे सिंपल चेन है उसको क्या कर लिया हमने?
स्ट्रेट चेन को हमने लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नंबरिंग करनी है, 1 2 3, इधर डबली बॉन्डेड पर 3 आ रहा है, इधर 1 2 3 4, इधर 4 आ रहा है, तो किसको प्रेफरेंस दूँ, जहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है, 4 पोजीशन पर, सेकंड पर और 5 पर। अब देखो फोर्थ पर और सेकंड पर दोनों सेम है, कौन है, मिथाइल। जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं तो हम क्या करके लिखते हैं, डाई करके। और फिफ्थ पर क्या है, इथाइल। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके पास सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सिंपल, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में हमें डाई ट्राई का अल्फ़ाबेट नहीं देखना। हमने जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मिथ इथ, जहाँ से कार्बन चेन स्टार्ट हो रही है, मतलब मिथाइल 1 कार्बन तो एम, इथाइल 2 कार्बन तो ई, ठीक है। तो हमने वो अल्फ़ाबेट देखने हैं अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, डाई ट्राई का नहीं देखना। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल। तो 5 इथाइल, और 2 और 4 पर मिथाइल है, तो दोनों सेम है इसलिए एक साथ लिखना है, 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 7, 7 वाले को क्या बोलते हो, हेप्ट। कौन सी पोजीशन पर है, 3, तो हेप्ट 3 ईन। तो ये है हमारे पास अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। नाउ इफ डबल बॉन्ड इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स, डबल बॉन्ड इक्वल डिस्टेंस पे है, देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे ही आएगा, यहाँ से भी 1 2 3, तो हमने वो वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पे कम नंबर आए, अगर डबल बॉन्ड सेम नंबर पे आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल हेक्स 3 ईन, तो ये हो गया हमारे पास। ये तो नेमिंग थी सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, ठीक है, तो ये कैसे, अब यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो 8 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स अटैच्ड मतलब कंसीडर नहीं हुए हैं, इसलिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट, इस वाली चेन को। नंबरिंग कैसे देंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन पर कम नंबर आना चाहिए, वो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने बचे, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट हुए, ठीक है। अब देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये दोनों तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया कि सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। अब जो मेन चेन से कार्बन अटैच्ड होता है उसको हम 1 नंबर देते हैं, तो इसको कैसा नंबर देंगे, 1। इसमें भी आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसमें भी लॉन्गेस्ट देखेंगे, या तो 1 2 ये लगा लो या 1 2 ये लगा लो, ठीक है। अब एक तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल, एक हो गया मिथाइल, एक हो गया 1 मिथाइल इथाइल, एक क्या हो गया, देखो 1 पे क्या है, मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 2 कार्बन की, तो 1 मिथाइल इथाइल। तो अब कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए देखते हैं ज़रा, एक तो इथाइल हो गया, ठीक है, एक मिथाइल हो गया, ठीक है, एक हो गया 1 मिथाइल इथाइल, यही हो गया हमारे पास। अब नंबरिंग कैसे करनी है, तो देखो कौन पहले आता है, इथाइल का ई, फिर मिथाइल का एम, इधर भी मिथाइल इथाइल है बट मिथाइल अकेला है इसलिए फिर मिथाइल, और फिर मिथाइल इथाइल। तो नंबरिंग होगी, नेमिंग होगी कैसे, 6 पर क्या है, इथाइल, तो 6 इथाइल, फिर मिथाइल ने आना है तो मिथाइल की पोजीशन देखो 5 मिथाइल, फिर अब देखो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए हम ब्रैकेट शुरू करते हैं, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर है कॉम्प्लेक्स, 3 पर, तो 3 नंबर तो ऐसे ही दे दिया 3, फिर उसके अंदर उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 पर क्या है, मिथाइल, फिर क्या है, इथाइल,
अब मेन चेन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। मेन चेन में कितने कार्बन है? 8। ऑक्ट, कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? 2। ऑक्ट 2 ईन। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। ठीक है। नाउ इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेन्स डाई ट्राई टर्म्स, देखो जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई कंटेन करता है तो हम उसके डाई ट्राई को अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करते, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई कंटेन करता है तो वो अल्फ़ाबेट में कंसीडर होता है। याद रखना है आपने, ये रूल है। ठीक है। देन डाई ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर कंसीडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब वही सेम चीज़ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स की। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से? एक तो मिथाइल, एक इथाइल, और आगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसकी नंबरिंग करनी है, अंदर इसको क्या करना है? इसकी नेमिंग करनी है हमने। ठीक है। तो इसको तो 1 कार्बन देंगे, बिना सोचे समझे 1 नंबर देंगे। अब 2 और 3 लॉन्गेस्ट चेन तो यही हुई, या फिर ये कर लो 1 2 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे 1 और 2 पर। ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे हो गई? 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब इसमें क्या आ गया? डाई मिथाइल। तो इस, अब देखो इसके सब्स्टिट्यूएंट में डी है, इसके में एम है और इसके में ई है। तो डी एम और ई में सबसे पहले कौन आता है? डी। ठीक है। तो डी वाला पहले लिखेंगे, कौन से पोजीशन पर है? 3rd, ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। देन 5th पर क्या है? ई वाला इथाइल, 5 इथाइल। देन 4th और 6th पर क्या है? डाईमिथाइल। ठीक है। 4 6 डाईमिथाइल। ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्ट, कौन सी पोजीशन पर? 1 ई। ठीक है। तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये भी तो डाई मिथाइल है, ये भी तो डाई मिथाइल है, उसको पहले क्यों नहीं लिखा? बट मैंने आपको बोला कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में अल्फ़ाबेटिकली डाई ट्राई कंसीडर नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए डाई ट्राई का डी और टी कंसीडर करेंगे। ठीक है। नाउ इफ मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तब क्या करना है? तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो हम इसको डाई ट्राई नहीं लिखते, हम बिस ट्रिस लिखते हैं। ठीक है। तो अब देखो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट, 2 तो डाई मिथाइल है और 2 क्या है हमारे पास? बिस। और क्या है? वही नेमिंग कैसे होएगी? 1 2 इसको लॉन्गेस्ट मान लिया, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 5 डाई मिथाइल, 3 4 पर क्या है? बिस, 1 मिथाइल इथाइल, हेक्स 3 ईन। तो ऐसे नेमिंग करनी है आपने। ठीक है। ये था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कुछ ग्रुप्स होते हैं आपके पास जो आपको पता होना चाहिए कि वो होते क्या हैं। जैसे एल्किनाइल ग्रुप, जब आप एल्केन लिखते हो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो आप उसको क्या लिखते हो? CH3। और हम उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल। अगर CH3 है तो मिथाइल। ठीक है। ऐसा ही बोलते हैं। अगर आप इसके साथ Cl लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एल्कीन है और एल्कीन में भी इथीन है, उसका एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं हम, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो ये क्या बन जाता है? इथिनाइल। क्या बन जाता है? इथिनाइल। इसके साथ Cl लगा दोगे तो क्या बोलोगे? इथिनाइल क्लोराइड, मतलब एल्किनाइल बन जाएगा। और आपको पता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन वाला कार्बन क्या है? विनाइल। कैसा है ये कार्बन? विनाइलिक कार्बन है। ठीक है। तो नेक्स्ट मान लो आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन में से आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो प्रोपिनाइल बनेगा। अब वो कौन सी पोजीशन से निकाल रहे हो आप, डिपेंड करता है। अगर 1 से निकाल दिया तो 1 प्रोपिनाइल, 2 से निकाल दिया तो 2 प्रोपिनाइल, और अगर 3 से निकाल दिया तो 3 प्रोपिनाइल। और 3 प्रोपिनाइल वाले को हम क्या बोल देते हैं? एलाइल। ये वाला कार्बन कैसा होता है? जो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन होता है वो कैसा होता है? प्रोपिना, मतलब एलाइल। वो कैसा कार्बन होता है? एलाइल। ठीक है। तो ये तो थे आपके पास नेमिंग, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट जो अब हमने स्टडी करना है वो करना है आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। सबसे पहले तो आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अब एल्कीन में 2 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर फर्दर 2 टाइप्स हैं, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फर्दर 2 टाइप्स है, सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। हमने जो सबसे पहले स्टडी करना है वो करना है चेन आइसोमर्स, ठीक है। चेन आइसोमर्स क्या होता है, चेन आइसोमर्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, चेन आइसोमर वो आइसोमर है जिसमें चेन डिफरेंट होगी। क्या डिफरेंट होगा, चेन, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी नहीं करानी है आपने, क्या वेरी कराना है, चेन को, कहीं सिंपल होगी तो कहीं सब्स्टिट्यूएंट के साथ होगी, ठीक है। पोजीशन आइसोमर वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं ब्यूटीन को। अब ब्यूटीन में देखो ए है, बी भी हो सकता है और सी भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब ए और बी को देखना ज़रा, ए और बी में क्या दिख रहा है आपको, सिंपल चेन है, यहाँ भी सिंपल चेन है, बट पोजीशन यहाँ पर 1 पर है डबल बॉन्ड की, यहाँ पर 2 पर है। आप नेमिंग करके देख लो, इसका नाम आएगा ब्यूट 1, इसका आएगा ब्यूट 2 इन, तो इसका मतलब सेकेंड पोजीशन पर आ गया, इधर 1 पर है, तो ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब बी और सी को देख लो, चलो पहले ए और सी को देख लेते हैं, ए और सी को देख लो, ठीक है। ए में देखो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सी में भी 1 पर ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ही नेमिंग होगी, अगर आप नेमिंग करोगे तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 1 2 3, तो मीन्स पोजीशन चेंज नहीं हुई, बट यहाँ पर सिंपल चेन है, यहाँ पर विद सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर ये कैसा आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर हो गया। ए और सी के आपस में चेन। अब आप ले लो बी और सी को, तो यहाँ पर 1 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पर, पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ सिंपल है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के साथ है, तो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट, तो चेन भी है और ये पोजीशन आइसोमर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आपने ड्रॉ करके देखना है, अब आपके लिए होमवर्क है, आपने ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं, किसके लिए, पेंटीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जिस्ट करने का रीज़न पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अब देखो आपके पास क्या होता है, अगर सिंगली बॉन्डेड एल्केन है आपके पास, तो वहाँ पर हमें क्या दिखती है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर दिखते हैं, सॉहॉर्ट्ज़ आइसोमर, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सब प्रोजेक्शन दिखती है, बट एल्कीन में ऐसा हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है, तो रीज़न फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू बी फॉर्म्ड इज हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था ना एल्कीन का, एल्कीन के स्ट्रक्चर में आपने क्या नोटिस किया था कि यहाँ पर पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो जो रोटेशन होती है अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड वो क्या हो जाती है, हिंडर्ड हो जाती है, ठीक है। रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाती है, हिंडर्ड हो जाती है, ठीक है। अब वो रोटेशन अगर नहीं होगी, जैसे हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन में रोटेशन होती है ना, वैसी रोटेशन यहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, तो वो क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। सो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ unhybridized p orbitals of 2 carbon atom above and below the plane, due to which rotation is strongly hindered and can take place if pi bond breaks, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। अगर आपके पास पोजीशन फिक्स्ड हो गई तो हम अगर सिस की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो मतलब पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। पोजीशन फिक्स्ड होगी तो हमारे पास 2 तरह के आइसोमर्स आएंगे, दैट इज सिस एंड ट्रांस। अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, तो ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि वो भी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर इनको कन्वर्ट करना है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो अब आपके पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स आते हैं। सिस आइसोमर्स होते हैं जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड होते हैं, और ट्रांस आइसोमर जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑपोजिट साइड्स होते हैं। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, दैट इज सिस एंड ट्रांस, एंड
आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, वाई दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्यू टू restriction on the rotation of the carbon carbon double bond. तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विल बी फिक्स्ड, तो फिक्स्ड होगी तो उसकी वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर बनेंगे, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाई द रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्ट्रिक्टली हिंडर्ड इन द एल्कीन्स, ठीक है। तो सेम रीज़न है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स की साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से उनकी रोटेशन स्ट्रांगली हिंडर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास आइसोमर्स ऑफ एल्कीन। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ एल्कीन, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।